उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच जारी है, लेकिन इस बीच न्यूज 18 के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूर्व उद्यान निदेशक हरमिंदर बावेजा ने न सिर्फ पेड़ पौधों से जुड़ा घोटाला किया, बल्कि मधुमक्खी पालन पर भी उसकी काली निगाह पड़ी। बावेजा ने मौन पालन के नाम पर ऐसे करोड़ों रुपयों के घटिया बॉक्सेस खरीदे जिनका इस्तेमाल आज तक हुआ ही नहीं। ये बॉक्स आज भी नैनीताल जिले के जोलीकोट के प्रादेशिक मौन पालन केंद्र और मशरूम सेंटर के गोदाम में पड़े हैं। मधुमक्खी पालन से जुड़े घोटाले से पर्दा कभी न उठ सके, इसके लिए बावेजा ने अपने चहेते जिला उद्यान अधिकारियों को ही मौन पालन केंद्र का चार्ज भी सौंपा था। रविवार को देहरादून में ब्याज पर पैसे से जुड़े विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के बाद सोमवार को गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की है, तो पुलिस ने एक और आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया। देहरादून में वसूली गैंग द्वारा किए गए गोलीकांड के बाद सोमवार को राजधानी में गुस्साई भीड़ ने पहले तो सड़क पर जाम लगाया और फिर आरोपी सोनू भारद्वाज के घर पर भीड़ अचानक टूट पड़ी और घर पर पत्थरबाजी की, साथ ही घर में तोड़फोड़ भी की। सोनू ही ब्याज पर पैसे देने का काम करता है, जिसने अपने 3 साथियों के साथ रवि और उसके 2 दोस्तों पर गोली चलाई थी, जिसमें रवि की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं इस गोलीकांड के मुख्य आरोपी रामवीर को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रामवीर ने ही रवि पर गोली चलाई थी। रामवीर पर पहले से ही हत्या, लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं, जबकि दूसरे आरोपी अंकुश ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। रवि की हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। देहरादून में हुए गोलीकांड मामले में भले ही पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर दिया हो, लेकिन अब जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा भी कहीं न कहीं फूटता हुआ देखने को मिला। जो मृतक है रवि बडोला, उनकी वाइफ यहाँ पे, उनकी वाइफ पूरे परिजनों के साथ जहां धरने में बैठी है, वहीं आप देख सकते हैं कि ये वही आरोपी का घर है जिसके यहाँ से ये पूरा गोलीकांड का जो चक्रव्यूह रचा गया था। आप देख सकते हैं ये वही भारद्वाज का घर है, जहां जिस घर पे जो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका गुस्सा फूटा और वो भीड़ आज आक्रोशित देखने को मिला और उन्होंने पूरे घर में तोड़फोड़ की। उन्होंने उनके साथ जो 2 भैया और गए थे, तो उन्होंने उन तीनों पे गोलियां चलाई, बात तक नहीं करी, उन्होंने छूटते ही गोलियां चलाई। वो वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान्ड थे कि उन्हें क्या करना है। कि ऐसे लोगों को अपराध करने से रोकने का तरीका है कि इनके घर ध्वस्तीकरण करे जाएं। जो लोग बाहर से आकर इन अपराधों को कर रहे हैं उनको इनकाउंटर करा जाए, जैसे योगी सरकार कर रही है। धामी सरकार से हमसे अनुरोध यही है कि इन लोगों के साथ भी ऐसा करा जाए। वहीं इस मामले में पुलिस और नगर निगम की टीम आरोपी के घर पहुंची और अब बताया जा रहा है कि घर अतिक्रमण की जद में है, जिस पर रिपोर्ट तैयार कर बुलडोजर चलाने की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही पुलिस ने जनता से संयम बरतने की सलाह दी है और कहा कि आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में अभी तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, जो प्रकरण रायपुर का था, इसमें जो मेन अभियुक्त था उसकी राजस्थान से आज जो है कोटपुतली पड़ती है जगह, वहां से गिरफ्तारी हो गई। साथ ही साथ इसमें 3 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। एक आज अंकुश करके नाम है, जो इस घटना के षड्यंत्र में जिसको पाया गया था, शांति विहार रायपुर का, उसकी भी गिरफ्तारी। टोटल 5 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ परिजनों को विश्वास में लिया गया कि कार्रवाई पूरी निष्पक्ष और तेजी से होगी, जिससे कि अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वसूली गैंग द्वारा की गई इस वारदात से देहरादून शहर हिल गया है। परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, तो जनता आक्रोशित है और वसूली गैंग पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रामनगर के पेरुमदारा में जंगल के अंदर मां और बेटे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 65 साल की नंदा देवी और उसके 42 साल के बेटे का सुरेंद्र का शव उसके घर के पास जंगल में मिला। मृतक सुरेंद्र मानसिक रूप से अस्वस्थ था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। ये जंगल में पेरुमदारा नया जिन्ना प्लांट के पास माँ बेटे का शव मिला है और पुलिस द्वारा मौके में जाकर जांच पड़ताल की गई और प्रथम दृष्टया मामला
आत्महत्या का लग रहा है। मौके से दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में ब्लॉक दफ्तर के पास जंगल एक बार फिर धधकने लगे हैं। जंगल की आग ब्लॉक दफ्तर के पास तक पहुंच गई है, जिस पर दफ्तर की टीम ने काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग बहुत फैल गई थी। अभी तक आग बुझाई नहीं जा सकी है। फायर और वन विभाग की टीम को बुलाया गया। मौके पर पहुंची टीम ने काफी कोशिश के बाद आग को कुछ कंट्रोल किया। ब्लॉक प्रमुख का कहना है कि आग किसी शरारती तत्व ने लगाई। किसी शरारती तत्व ने आग लगाई है और वो आग ब्लॉक कार्यालय तक बिल्कुल पहुंच चुकी थी। और धन्यवाद देते हैं फायर कर्मियों का, जो बेचारे इस भीषण गर्मी में और इस धुएं में भी उस आग को बुझाने के लिए आए हैं। और अब आग बुझ चुकी है और सब कुछ। ऋषिकेश आईडीपीएल की बंद पड़ी फैक्ट्री के पास जंगल में धीरे धीरे आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलने लगी। फैक्ट्री के गोदाम में भी आग पहुंच गई। सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया। अल्मोड़ा के बिनसर में 4 पुलिस कर्मियों, वन कर्मचारियों के जंगल की आग से जिंदा जलने के मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। 13 जून के बिनसर के जंगलों में इतनी विकराल आग लगी कि आग बुझाने गई वन विभाग की टीम के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और 4 दिल्ली में अस्पताल में है। अब कांग्रेस प्रभारी मंत्री के जिले में न आने पर सवाल उठा रही है। अल्मोड़ा जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत हैं, जिनके पास सूबे में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग भी है। वह 18 जनवरी से जिले के दौरे पर नहीं आए, जिस पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी थी, इतनी बड़ी घटना घट गई थी, उनको यहाँ पर आकर के चीज़ों का आकलन करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बड़ी बात है, प्रभारी मंत्री भी हैं, वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 17 जून को 4 दिन के बाद मृतकों और घायलों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। जब प्रभारी मंत्री को लेकर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आई हूँ, सरकार की ओर से किसी को भी आना चाहिए। देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है, वैसे प्रभारी मंत्री जी बहुत सक्रिय रहते हैं, लेकिन मेरे ऐसे कोई संज्ञान में नहीं है कि उनका दौरा नहीं हो पाया है। और बाकी सरकार का दौरा होना चाहिए। सरकार के अंग होने के नाते स्वयं मैं भी दौरे पे हूँ और विधानसभा के विधायक होने के नाते भी दौरे में हूँ। अपनी ओर से भी जो हो सकता है मानवीय दृष्टिकोण से उस दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। जंगल की आग ने अल्मोड़ा जिले में कुल 9 लोगों की जान ले ली है और कई जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि प्रभारी मंत्री को जिले की जिम्मेदारी दी है तो वह भी आपदा के समय कम से कम जिले में आकर रेस्क्यू कर रही टीम का मनोबल बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। झुलसती गर्मी से पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 19, 20 और 21 जून को प्रदेश में कई जगहों पर मध्य से तेज बारिश देखने को मिल सकती है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखेगा। यहां तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। ये बारिश प्री मानसून के तौर पर देखी जा रही है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। इसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। चमोली में करीब 2 महीने के बाद आज झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश होने के बाद पानी की समस्या से भी लोगों को अब राहत मिलेगी। चमोली में इससे पहले मई में थोड़ी सी बारिश हुई थी, जिसके बाद लोगों को बारिश का लंबा इंतजार करना पड़ा। पिथौरागढ़ के छात्रों ने भले ही इस बार बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया हो, बावजूद इसके यहां की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट।
बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ में ज्यादातर सरकारी स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। यहाँ स्कूलों में ना तो प्रधानाचार्य हैं और ना ही टीचर। हालात कुछ यूँ है कि 215 इंटर और हाई स्कूल में सिर्फ 10 में ही प्रिंसिपल मौजूद हैं, जबकि शेष 205 स्कूल प्रभारियों के हवाले हैं। कुछ ऐसा ही हाल प्रवक्ताओं का भी है। यहाँ 1058 प्रवक्ताओं की जगह 470 ही तैनात हैं, जबकि एलटी में भी 389 शिक्षकों के पद सालों से खाली हैं। वहीं बात अगर सहायक अध्यापकों की करें तो इनके भी 390 पदों पर कोई तैनाती नहीं है। हमारे 215 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 87 हाई स्कूल हैं, जिसमें 2 केवल प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। 128 इंटरमीडिएट हैं, जिनमें केवल 8 प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। कुल 215 के सापेक्ष 10 प्रधानाचार्य ही जनपद में कार्यरत हैं। शिक्षक और प्रिंसिपल की इतनी भारी कमी के बाद भी जिले के स्टूडेंट्स परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन प्रभारियों के सहारे चल रहे इन स्कूलों की सुध किसी को नहीं है। परमानेंट प्रिंसिपल नहीं होने से जहां शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतरी है, वहीं अन्य प्रशासनिक कार्य भी खासे प्रभावित रहते हैं। यही नहीं, शिक्षकों को प्रभारी प्रिंसिपल बनाए जाने से टीचर्स पर काम का दोहरा बोझ भी है। शिक्षा का जो पलायन है वो शिक्षा ही का कारण भी है। हर कोई अभिभावक चाहता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जब प्रिंसिपल न होने के कारण जो होता है प्रभारी बना के, प्रभारी सबका आभारी रहता है। इसलिए यदि प्रिंसिपल होगा तो विद्यालय में अनुशासन होगा। शिक्षा की व्यवस्था का ये बुरा हाल दूर दराज के स्कूल में ज्यादा है, जिसका नतीजा ये है कि बेहतर एजुकेशन की चाह में स्टूडेंट्स को ना चाहते हुए भी शहरी इलाकों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर हरिद्वार में पुलिस और एक टूरिस्ट परिवार के बीच विवाद हो गया, जिससे प्रदेश में अब एक बार फिर टूरिस्ट पुलिस की कमी महसूस होने लगी है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ वक्त पहले ही टूरिस्ट पुलिस का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। उस पर अब तक कितना काम हुआ है, कितना हम आगे बढ़े हैं, देखिए ये रिपोर्ट। हरिद्वार में टूरिस्ट और पुलिस के बीच हुआ बवाल हो या ऋषिकेश में कैंपिंग और राफ्टिंग में हुई टूरिस्टों से मारपीट की घटना हो या चारधाम में यात्रियों के साथ की गई अभद्रता का मामला हो, ये वो घटनाएं हैं जो पुलिस के साथ प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन पर भी प्रभाव डालती हैं। लेकिन इन घटनाओं से सबक लेते हुए अब पुलिस अधिकारियों को भी प्रदेश में पर्यटन पुलिस की कमी महसूस होने लगी है, जिसके लिए चारधाम यात्रा से पहले ही एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव में प्रदेश में एक अलग छवि के लिए टूरिस्ट पुलिस का खाका तैयार किया गया था। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। तो प्रस्ताव हमारे यहाँ भी विचाराधीन है अभी, जैसे केरल इत्यादि क्षेत्रों में, स्पेशली जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पर्यटक पुलिस का प्राविधान है। तो हमारे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। इस संबंध में आप मुख्यालय स्तर में मंथन भी किया गया, तो इसका प्रस्ताव बना के, क्योंकि देर सवेर हमें आवश्यकता पड़ेगी। पर्यटन पुलिस का ढांचा केरला और गोवा जैसे राज्यों में है। यहाँ किसी भी टूरिस्ट की समस्याओं को दूर करने के लिए और सही से गाइड करने के लिए टूरिस्ट पुलिस अलग से मौजूद रहती है। वहीं प्रदेश के होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मानते हैं कि टूरिस्ट पुलिस का इस प्रदेश में होना बेहद जरूरी है, जिससे पुलिस और पर्यटन के बीच होने वाली घटनाओं में रोक लग सके। बिल्कुल, अगर हो तो जो है देहरादून में जो है अगर वैसी पुलिस हो, कोई अरेंजमेंट करे हमारी सरकार, तो जो बहुत बेनिफिट होगा। जो जैसे टूरिस्ट को भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो है टूरिस्ट को ज्ञान नहीं है, टूरिस्ट को ज्ञान में मतलब जो है वे मिल जाएगा जिसको नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। जो है इससे फायदा तो पहुँचेगा ही जो टूरिस्ट को। उत्तराखंड में हर सीजन में टूरिस्ट पहुँचता है, जो यहाँ के लोगों की आमदनी का भी एक बड़ा साधन है। लेकिन पुलिस और पर्यटकों के बीच की झड़पों से राज्य की छवि खराब होती है और टूरिस्टों पर भी इसका असर पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी के पास एक बच्चा गंगा नदी में डूबा। परिजनों की सूचना पर एसडीआरएफ ने सर्चिंग अभियान की शुरुआत की। पौड़ी में जंगल की आग को रोकने के लिए वन विभाग मोबाइल टीम की तैनाती करेगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी जगह जगह पर मोबाइल क्रू तैनात किए जाएंगे।
बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर नगरपालिका द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। 1 मई से 15 जून तक नगरपालिका जोशीमठ ने प्लास्टिक की 1 लाख से ज्यादा बॉटल्स इकट्ठा किए। पिथौरागढ़ के ज्ञाना गांव में हो रहे अवैध खनन से ग्रामीण नाराज हैं। गुस्साए गांव वालों ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में गोमती नदी में हो रहे खनन से गांव वाले परेशान। नाराज ग्रामीणों ने नदी में खनन के विरोध में तहसील में किया प्रदर्शन। लैंसडाउन जाने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए ट्रैफिक बड़ी समस्या बन गई। कोटद्वार नगर निगम ने अधिकारियों व्यापारियों के साथ एक मीटिंग कर पार्किंग पर चर्चा की। रुद्रप्रयाग जिले के तल्ला, नागपुर और सौरखाल क्षेत्र में पानी का संकट गहराता जा रहा है। कई जगहों पर टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। हरिद्वार में चल रहा भारतीय किसान यूनियन का चिंतन शिविर समाप्त हुआ। शिविर में किसानों से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा की गई। बागेश्वर में भी इन दिनों गर्मी पड़ने लगी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पंखों की बिक्री बढ़ गई है। अल्मोड़ा में एनसीसी की रेंज सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन। एनसीसी कैडेट्स ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में यात्री और सैलानी रुख कर रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 8,50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क के गौमुख ट्रैक पर 5,000 से ज्यादा पर्यटक अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं गड़तांगली और नीलांग वैली में भी हजारों की संख्या में सैलानियों ने अब तक दर्शन किए, जिससे पार्क प्रशासन को अच्छा राजस्व भी मिल रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन को इस बार 20% ज्यादा फायदा हुआ है। अगर बात करें हम अप्रैल महीने की, तो हमारे गड़तांग गली में लगभग 2700 पर्यटकों ने भ्रमण किया था और पर्यटकों का रुझान देखते हुए हमें ये लग रहा है कि पिछले साल की तुलना में पर्यटन से जो हमको राजस्व मिलता है उसमें जहां तक मेरा अनुमान है करीब 20% की वृद्धि होने की संभावना है। मॉनसून की शुरुआत होने वाली है। वहीं पिछले साल हरिद्वार में बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन की ओर से कई काम के दावे किए गए थे, लेकिन बीते 1 साल में हालात जस के तस हैं। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर समेत कई क्षेत्रों से आई बाढ़ की ये तस्वीर पिछले साल खूब सुर्खियों में रही। बरसाती नदी के तटबंध टूट जाने से लक्सर कस्बे और आसपास के गांव में बाढ़ आ गई थी। हरिद्वार शहर के हालात भी कुछ इसी तरह के थे। यहाँ भी सड़कें समंदर हो गईं। शहरी क्षेत्र में जल भराव ना हो, इसके लिए प्रशासन ने एक बड़ा नाला बनाना प्रस्तावित किया। हालांकि 15 करोड़ की लागत से बनने वाला नाला सिर्फ बैठकों में ही बनता रहा। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया। के शासन प्रशासन तो अपनी जो योजनाएं बनाता है वो कागजों में पूरी भी हो जाती है और बन भी जाती है। अब पता नहीं, हो सकता है आधा नाला कागजों में बन भी गया हो। अभी आप देख लीजिए, नाले इनकी सफाई नहीं हो रखी है और जबकि मानसून सिर पे है। जिस तरह से यहाँ पे पानी भरता है और व्यापारी को सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि उसका नुकसान होता है। हर साल कम से कम लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है दुकानदारों का। 50 बार इनको प्रशासन को और शासन में रिटर्न में दिया गया है, बातचीत की गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई समाधान नहीं मिला है। व्यापारियों को तो एक तरह से इन्होंने लावारिस छोड़ दिया है। वहीं हरिद्वार के देहात क्षेत्र के तटबंधों की मरम्मत कराई जानी थी, लेकिन यहाँ भी औपचारिकता भर निभाई जा रही है। लिहाजा किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान हैं। अब ये तो प्रतिवर्ष ऐसे ही झेलना पड़ रहा है जी। यहाँ कोई मरम्मत नहीं होती इसकी। जो फसलें हैं इस सब पानी भरकर सारी नष्ट हो जाए। बरसात में कुछ कटाव में चल जाए। ये फॉर्मेलिटी के लिए बरसात में दिखाओ 2-4 कट्टे घेर को। पूरे 1 साल तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया। अब मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है और बरसात के सीजन को लेकर लोग चिंतित हैं। वहीं डीएम का कहना है कि नाला निर्माण और तटबंध मरम्मत का काम जल्द किया जाएगा। ऐसे स्थान जो लास्ट में जहाँ पे दिक्कत हुई थी, जहाँ पे नहरें बंद थी या नहरों में सफाई बहुत सालों से नहीं हुई है, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में तो हम लोग नगर पालिका के माध्यम से जितने भी नहर हैं उनकी सफाई करवा रहे हैं। तो रूरल एरियाज़ में ब्लॉक के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से हम इसकी सबकी सफाई करवा रहे हैं।
1 साल बाद भी जल भराव से निजात के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ, जो कई सवाल प्रशासन पर उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।